हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे डीआरडीओ की नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे उन कारणों की जिनकी वजह से भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अभी तक सर्विस में नहीं आ पाया है। तो अगर सिंपली इसकी बात करें, एलसीएच के ऑर्डर इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि जो उसके साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लग कर आने वाली है, जो कि डीआरडीओ की हेलिना और संत मिसाइल है, वो अभी भी अंडर ट्रायल्स ही हैं, उनका प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है। तो ये हेलीकॉप्टर्स बिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हैं। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स थी कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सोच रही थी AGM-114 हेलफायर मिसाइल को रुद्राज और एलसीएच में लगाने के लिए, जो कि अपाचेस में लगी आती हैं और भारत के साथ पहले ही ऑपरेशनल है। पर इस थॉट को डीआरडीओ ने अपोज किया हुआ है और उनका कहना ये है कि अगर हम लोगों ने इंडियन कंडीशन के हिसाब से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पहले ही डेवलप कर रखी है, जिसने ट्रायल्स के दौरान काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसे ही सर्विस में आना चाहिए। तो यहाँ से हम नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में बात करेंगे, उसके वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मिसाइल कहाँ स्टैंड करती है दूसरी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के कंपैरिजन में। तो नाग मिसाइल ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो करीबन 3.2 करोड़ की मिसाइल है और इसकी रेंज जो है वो 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक की है। तो इसकी जो सिंगल हिट प्रोबेबिलिटी है वो 90% की है और इसमें टेंडम वॉरहेड लगे हुए हैं जो कुल मिला के 8 किलो के हैं। बाकी इस मिसाइल की 10 साल की मेंटेनेंस फ्री शेल्फ लाइफ है और जो इसका वजन है वो 43 किलो का है। लंबाई की बात करें तो ये 6 फीट 1 इंच लंबी है और डायमीटर की बात करें तो ये 7.9 इंचेस का है। बाकी अगर प्रोपेलेंट की बात करें तो वो है नाइट्रामाइन स्मोकलेस एक्सट्रूडेड डबल बेस, जो कि इस मिसाइल को प्रोपेल करता है सबसोनिक स्पीड पे, जो है 828 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो जैसे कि इसके नाम में है, ये एक स्मोकलेस प्रोपेलेंट है जो कि इस मिसाइल की विजिबिलिटी को काफ़ी लो रखता है। बाकी अगर गाइडेंस की बात करें तो ये मिड कोर्स गाइडेंस के लिए चार्ज्ड कपल डिवाइस को यूज़ करता है, जिसे CCD कहते हैं। उसको बहुत अच्छी तरीके से हमने LCH के वीडियो में समझाया था, लिंक आई बटन पे शो हो रहा होगा। साथ ही साथ इसमें 2 वे डेटा लिंक भी दिया हुआ है और टर्मिनल फेज में ये इमेजिंग इंफ्रारेड को यूज़ करता है। तो नाग मिसाइल का जो एक्सटीरियर है वो फाइबर ग्लास से बना हुआ है। अंत में जो बात निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि ये एक 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट क्लास की मिसाइल है, जो कि इमेज इंफ्रारेड सीकर को यूज़ करती है अपने टारगेट को लॉक करने के लिए लॉन्च से पहले। बाकी इसमें एक रियल टाइम इमेज प्रोसेसर है जो कि IIR सेंसर के जस्ट पीछे लगा हुआ है, जो कि इसे हेल्प करता है ऑटोमेटिक टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग में। साथ ही साथ इसमें एक ऑटो पायलट मोड भी दे रखा है जो कि हेल्प करता है इस मिसाइल की स्टेबिलिटी और गाइडेंस में फ्लाइट के दौरान। बाकी फ्लाइट कंट्रोल के लिए इसमें इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स दिए हुए हैं। तो क्योंकि ये इमेजिंग इंफ्रारेड को यूज़ करती है टर्मिनल फेस में और CCD कैमरे को यूज़ करती है मिड कोर्स में, तो इसको जाम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बाकी अगर बात करें कि ये अपने टारगेट को कितना डैमेज कर सकती है, तो ये अपने 8 किलो के टैंडम वॉरहेड के साथ करीबन 800 mm पेनिट्रेट कर सकती है एक एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्टेड रोल्ड होमोजीनियस आर्मर को, जो कि नॉर्मली किसी टैंक या आर्मर्ड प्रोटेक्टेड व्हीकल्स में लगे होते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर्स हैं, आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि कितने इंप्रेसिव हैं। बाकी अभी की बात करें तो इसका जो कैरियर है उसे नामिका बुलाते हैं, जो असल में एक मॉडिफाइड BMP-2 है। इसकी जो बॉडी है उसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया गया है और कुछ एडिशनल व्हील्स लगा दिए गए हैं। तो इंडिया में लोकली इसे सारथ कहते हैं। तो इसमें लगे हैं कई तरह के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, जो कि इंक्लूड करते हैं एक थर्मल इमेजर को और एक लेज़र रेंज फाइंडर को। तो ये एक बार में 12 मिसाइलों को कैरी करता है, जहाँ पर 8 मिसाइल हमेशा रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 4 मिसाइल जो हैं वो स्टोरेज में है। बाकी जो इसका ऑक्सिलरी पावर यूनिट है उसको भी कॉम्पैक्ट रखा है, जो कि इसे लो ऑब्जर्वेबल बनाती है। तो वो हेल्प करता है इसको साइलेंट वॉच ऑपरेशंस में। साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन सिस्टम भी दिया हुआ है और फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम भी दिया हुआ है। तो लास्टली अगर सबसे लेटेस्ट ट्रायल्स की बात करें तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि करीबन 1 साल पहले पब्लिश हुई थी, नाग के समर ट्रायल्स के दौरान 6 मिशन कंडक्ट हुए थे एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन में पोखरण रेंज में, जिसमें सारी मिसाइलों ने अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स मीट किए थे,
जो कि थे मिनिमम रेंज के, मैक्सिमम रेंज के, इनडायरेक्ट अटैक के और टॉप अटैक मोड्स के, और सभी ने डायरेक्ट हिट अचीव किया था अपने टारगेट पे। तो ये जो ट्रायल्स हुए थे इसे इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था अपनी कंडीशंस के हिसाब से। और मिसाइल सिस्टम ने पहले ही अपने विंटर ट्रायल्स जो कि फरवरी 2019 में हुए थे उसको भी क्लियर कर रखा था। तो जो गवर्नमेंट है उसने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर इंडक्शन नाग मिसाइल के लिए जो है वो इशू कर दिया है, और 10 की 10 मिसाइलें जो कि यूज़ करी गई थी विंटर और समर ट्रायल्स में उन्होंने अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया था। तो ये तो हो गई बात इंडिया टुडे की रिपोर्ट की। तो जो इसके कंपटीशन में मिसाइल आती है वो इजराइल की स्पाइक LR मिसाइल है, जिसका छोटा ऑर्डर इंडियन आर्मी ने दिया था और रिसीव करी, जिसमें 12 लॉन्चर्स थे और 240 मिसाइलें थी। तो जैसा कि आप टेबल को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोनों मिसाइलों को कंपेयर किया हुआ है। तो यहाँ से हमको ये बात पता लग रही है कि जो नाग ATGM है वो 2 किलो हल्की है स्पाइक LR से, और जो पेनिट्रेशन है वो 100 मिलीमीटर ज़्यादा है, और बाकी ऑलमोस्ट सारे क्राइटेरिया आइडेंटिकल है। और अगर ट्रायल्स की बात करें तो नाग ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था समर ट्रायल्स के दौरान पोखरण में। वहीं पर अगर स्पाइक की बात करें तो द वीक की एक रिपोर्ट के अनुसार तो हॉट समर ट्रायल्स के दौरान जो स्पाइक के सेंसर्स हैं वो अपने टारगेट को पिकअप नहीं कर पा रहे थे पोखरण रेंज में, और जो मिसाइल है वो समर ट्रायल्स में फेल हो गई थी। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि अपनी इंडियन कंडीशन के हिसाब से भारत के लिए सबसे सुटेबल जो मिसाइल है वो नाग ATGM है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और नाग के वेरिएंट्स की बात करते हैं। तो जो पहले नंबर पर आता है वो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर MPADGM है। तो ये एक 3rd जनरेशन की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है जो कि इमेजिंग इंफ्रारेड यूज़ करती है गाइडेंस के लिए, और इसका जो वज़न है वो करीबन 14.5 किलो का है, और इसकी जो रेंज है वो 2.5 किलोमीटर की है। तो ये अभी टेस्टिंग फेज में है, और इसको लास्टली DRDO ने सितंबर 2019 में टेस्ट किया था, जहां पर इसको लॉन्च किया गया था एक मैन पोर्टेबल ट्राइपॉड लॉन्चर से एक डमी टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसको इस मिसाइल ने डिस्ट्रॉय किया था टॉप अटैक मोड में। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दूसरे वेरिएंट पे, जिसे हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग या फिर हेलिना मिसाइल बोलते हैं। तो ये एक एयर लॉन्च्ड एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है नाग का, जिसकी जो रेंज है वो 7 से लेकर 10 किलोमीटर तक की है, और इसे ट्विन ट्यूब स्टब विंग माउंटेड लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, जिन्हें ध्रुवस्त्र कहते हैं। तो इस मिसाइल में दोनों फीचर्स हैं, लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर लॉन्चेस के। साथ ही साथ ये स्ट्रक्चरली थोड़ी सी डिफरेंट है नाग से, और इमेजिंग इंफ्रारेड को ही यूज़ करती है अपने गाइडेंस के लिए। तो अगर इसके ट्रायल्स की बात करें तो 2011 में इसका लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी का टेस्ट किया गया था, जिसमें मिसाइल को एक टारगेट पे लॉक करके लॉन्च किया गया, और जब मिसाइल हवा में ही थी तभी एक दूसरे टारगेट को चूज़ किया गया और मिसाइल ने उस दूसरे टारगेट को ही डिस्ट्रॉय किया। तो इस तरीके से ये कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया, जहां पर जब मिसाइल हवा में थी तभी उसको टारगेट को दिया गया और उसने उस टारगेट को डिस्ट्रॉय किया। तो अब ये काम कैसे करता है उसको समझ लेते हैं। तो जब मिसाइल को लॉन्च किया जाता है टारगेट की तरफ, तो वो जो इमेज देखती है उसको अपने ऑपरेटर को वापस भेजती है अपने 2-वे रेडियो फ्रिक्वेंसी कमांड वीडियो लिंक से। तो उस इमेज से जो ऑपरेटर है वो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और टारगेट की लोकेशन को मिसाइल में अपडेट करता है। उसके बाद जो मिसाइल है वो अपने टारगेट को फॉलो करते हुए डिस्ट्रॉय करती है। तो 3 मिसाइलों को फायर किया गया था 2015 के जुलाई ट्रायल्स में, जो कि जैसलमेर में हुए थे HAL रुद्र ने, जिसमें से 2 मिसाइल ने 7 किलोमीटर दूर टारगेट को डिस्ट्रॉय किया था और एक ने टारगेट को मिस किया था। तो आगे चल के DRDO ने इसके सीकर को 128x128 पिक्सल से 640x512 पिक्सल रिजोल्यूशन पे मॉडिफाई किया। बाकी अगर और ट्रायल्स की बात करें तो अगस्त 2018 में भी एक सक्सेसफुल ट्रायल हुआ था पोखरण टेस्ट रेंज में, और आगे चलकर इंडियन आर्मी और DRDO ने हेलिना मिसाइल को अपनी मैक्सिमम रेंज पे टेस्ट करने के लिए 7 से 8 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया था चंदीपुर ओडिशा में, जो कि 8 फरवरी 2019 में कंडक्ट किया गया था। तो उस समय की इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की बात करें तो ट्रायल्स के दौरान जो मिसाइल है वो स्मूथली अपने लॉन्च प्लेटफॉर्म से रिलीज हुई थी और उसने अपने टारगेट को पूरे कोर्स में प्रिसाइजली ट्रैक किया था और डिस्ट्रॉय किया। तो यहाँ तक तो रही बात हेलिना की। अब बात करेंगे स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी संत की। तो
इस मिसाइल को पहली बार टेस्ट फायर किया गया था नवंबर 2018 में। ये मिसाइल एक अपग्रेडेड वर्जन है हेलेना मिसाइल की। तो ये इंफ्रारेड इमेजिंग की जगह पर नोज माउंटेड मिलीमीटर वेव एक्टिव रडार होमिंग सीकर को यूज़ करती है और इसकी जो रेंज है वो 15 से 20 किलोमीटर तक की है। तो अगर इसके सीकर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले रेडोम आता है, उसके बाद सर्वो स्टेबलाइजेशन यूनिट है एंटीना के साथ, फिर आपका आरएफ ट्रांसीवर है जहाँ पर आरएफ आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी है, फिर आईएफ रिसीवर है और लास्टली आपका सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो अगर टेस्टिंग की बात करें तो 1 साल पहले ही इसे मी-35 हेलीकॉप्टर से टेस्ट फायर किया गया था। तो अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो डीआरडीओ के ऑफिशियल्स के हिसाब से जो हेलेना मिसाइल और संत मिसाइल दोनों प्रोडक्शन रेडी हैं और अपने ट्रायल्स को सक्सेसफुली क्लियर कर चुकी हैं। जो इशू है वो प्रोडक्शन में आ रहा है जिसको क्लियरली नहीं बताया गया है और वो जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक ये प्रोडक्शन में नहीं जाएंगी। तो इनके ना आने की वजह से जो LCH के ऑर्डर्स हैं उनमें डिले है, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में LCH के पास कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं है। इसी पर हम इसे ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।